नमस्कार साथियों, हमने आपसे एक चर्चा की थी कि पीसीएस की परीक्षाओं को लेकर के या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को लेकर के बहुत सारे प्रश्न बच्चों के आते रहते हैं, छात्रों के आते रहते हैं। ये जो भी लोग तैयारी करते हैं या कर रहे हैं, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं तो उनको तो ठीक ठाक जानकारी रहती है। तो नए लोग काफ़ी फ़ोन मैसेज करते हैं और इनबॉक्स में काफ़ी प्रश्न आते हैं। तो एक विचार था कि एक हम चर्चा कर लें और उसमें आपको बेसिक जानकारी बता दी जाए कि जो हमारा लोक सेवा आयोग है वो कैसे कार्य करता है, इसमें कौन कौन सी वैकेंसीज़ आती हैं। वैकेंसीज़ तो देखिए बहुत सारी आती हैं, लेकिन हम सब मुख्य तौर पे पीसीएस यानी कि जो अपर सबऑर्डिनेट होता है और इसके अलावा जो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी होता है, इसके बारे में हम सब बात करेंगे कि क्या होता है, योग्यता आदि का क्या मानक है, वैकल्पिक विषय क्या होते हैं, पेपर का स्वरूप क्या है और साथ ही साथ तैयारी करने के लिए आपको बुक्स कौन कौन सी चाहिए बेसिक, और कैसे समझ बनाएं अपनी इन परीक्षाओं के प्रति। तो इस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की 3 बड़ी परीक्षाएं होती थी, जिनमें से एक अब नहीं होती है। एक तो आपका पीसीएस का अपर सबऑर्डिनेट है। जैसे एक आपका जो पीसीएस है, जिसको आप पीसीएस कहते हैं, अपर सबऑर्डिनेट एक है, जिसका फॉर्म अभी आया हुआ है 2020 का। और एक लोअर सबऑर्डिनेट की परीक्षाएं पहले पीसीएस कराता था, जो अब नहीं कराता है। अब उसको अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को दे दिया गया है। तो अब लोक सेवा आयोग की 2 बड़ी परीक्षाएं बचती हैं, जो स्नातक अभ्यर्थियों के लिए होती हैं। बाकी अलग अलग परीक्षाएं तो बहुत सारी होती हैं आयोग में, आप उनको समय समय पर देखते रहते हैं, लेकिन वो स्पेशल क्वालिफिकेशन वाली होती हैं। मुख्य रूप से 2 बड़ी परीक्षाएँ, एक आपका यूपी पीसीएस है यानी कि अपर सबऑर्डिनेट है, और एक आपका आरओ आरओ की परीक्षा है। तो सबसे पहले आज हम सब लोग ये जो हमारा यूपी पीसीएस है, इस पे बातें करते हैं। पहले कुछ सामान्य सी बातें हैं। देखिए, अगर आप पीसीएस की तैयारी करने जा रहे हैं और आप फॉर्म इस बार भर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप आयोग की साइट पे जा कर के विज्ञापन को डाउनलोड कर लीजिए। उसको आराम से पढ़ डालिए। कुछ एक 27-28 पेज का पूरा विज्ञापन है, जिनमें से 5, 6, 7 पेज आपके काम के हैं। काफ़ी कॉमन चीज़ें हैं, उनको बढ़ाते जाइए, देखते जाइए। तो ये करना होगा आपको। मतलब आप सामान्य से प्रश्न, कई बार बच्चे पूछते हैं कि योग्यता क्या है और कौन कौन से पद होते हैं, तो जब आप उसको पढ़ेंगे तो अपने आप क्लियर होगा। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ बातें बेसिक आपको बताता हुआ चलता हूँ, जो इस परीक्षा के लिए ज़रूरी होती हैं। देखिए, जैसे अभी एक विज्ञापन आया है, तो आपने देखा होगा वहाँ पर लिखा है उत्तर प्रदेश पीसीएस, या उसको हम सब अपर सबऑर्डिनेट कहते हैं, और उसके साथ साथ सहायक वन संरक्षक यानी कि एसीएफ, और क्षेत्रीय वन अधिकारी यानी कि जिसको आरएफओ कहते हैं, और 2020 आगे लिखा होगा, यानी कि 2020 का ये प्रारंभिक परीक्षा का विज्ञापन है। ये विज्ञापन अभी आया हुआ है, तो इससे जुड़े हुए काफ़ी सवाल आए हैं। अभी आपने देखा होगा कि इस परीक्षा की जो अंतिम तिथि है फॉर्म भरने की, वो 2 जून कर दी गई है लॉकडाउन के प्रभाव को देखते हुए। तो अगर आप फॉर्म नहीं भरे हैं तो आप इसका फॉर्म भर लीजिए। तो बेसिक चीज़ें हम आज इस वीडियो में चर्चा कर लेंगे कि इसमें होता क्या है। देखिए, जो पीसीएस अपर सबऑर्डिनेट है, उसके लिए जो सामान्य योग्यता है वो स्नातक है। तो योग्यता संबंधी एक सवाल आता है, जैसे कभी कोई बच्चा पूछता है कि सर इसमें परा स्नातक है या इसमें ये चीज़ें हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। उस पर बातें पूरी होंगी। सबसे पहले योग्यता की बात करते हैं, तो इसमें योग्यता स्नातक है। सहायक वन संरक्षक और क्षेत्रीय वन अधिकारी के लिए आपके पास स्नातक में कुछ विशेष डिग्री होनी चाहिए। जैसे आप कृषि से या साइंस स्ट्रीम से या सांख्यिकी से आप जो है स्नातक हों। और मैं पहले भी कह रहा हूँ कि आप विज्ञापन डाउनलोड करके आराम से पढ़ लीजिए। मेरा काम केवल बेसिक चीज़ें आपको बता देना है। विज्ञापन पढ़िए, क्योंकि अगर सब चीज़ें बताने लगेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो उससे आपकी जानकारी आप शायद ना देख पाएँ या फिर उसको इग्नोर करें। तो जैसे मैंने बताया कि जो पीसीएस की परीक्षा होती है, जिसको अपर सबऑर्डिनेट के नाम से लोकप्रिय है पूरे परीक्षार्थियों के बीच में, तो हिंदी में उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है, जिसको हम सब कहते हैं प्रवर अधीनस्थ, सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ परीक्षा, अपर सबऑर्डिनेट जिसको आप कह सकते हैं। तो पीसीएस में जैसे मैंने बताया कि जो पीसीएस है उसके लिए योग्यता क्या है, स्नातक है। अब हुआ क्या है, पिछले कुछ सालों से लोक सेवा आयोग ने अपर सबऑर्डिनेट यानी कि जो परीक्षा है पीसीएस की, एसीएफ यानी सहायक वन संरक्षक, और आरएफओ के लिए प्रारंभिक परीक्षा एक ही कराता है। यानी इन जो ये आप पोस्ट आपके सामने लिखी हुई हैं, इनमें से एक तो आपका पीसीएस है और दूसरा ये है
संयुक्त रूप से सहायक वन संरक्षक और क्षेत्रीय वन अधिकारी का विज्ञापन। तो इसमें क्या होता है कि पहले इसका प्री अलग से हुआ करता था, यानी इसका प्री अलग होता था और इसका प्री अलग से होता था। तो एक चेंज किया गया है, चाहे आप इसको कह लीजिए समय बचाने के लिए या फिर जो भी आप कहिए, एक ही परीक्षा यहाँ पे कराई जा रही है, यानी कि इन दोनों का जो प्री होता है वो कॉमन होता है। अब यदि आप दोनों में एलिजिबल हैं, जैसे मान लेते हैं आप साइंस स्ट्रीम से हैं या एग्रीकल्चर स्ट्रीम से हैं, तो आप पीसीएस के लिए और इन परीक्षाओं के लिए, यानी कि दोनों के लिए आप एलिजिबल हैं, और दोनों का आपको संयुक्त रूप से एक ही प्री परीक्षा देनी होगी, एक ही प्रारंभिक परीक्षा आपको देनी होगी। दोनों की कट ऑफ अलग अलग बनेगी सीटों के अनुसार। अगर आप दोनों में क्वालिफाई होते हैं तो इसका मेंस अलग से होता है और उसका मेंस अलग से होता है, इसकी प्रवृत्ति अलग है, उसकी प्रवृत्ति अलग है। यदि आप केवल सिंपल स्नातक हैं तो आप केवल पीसीएस के लिए ही क्वालिफाई करेंगे और इसका मेंस देंगे। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि आपको यदि कोई व्यक्ति, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो दोनों के लिए एलिजिबल हैं या उनकी जो योग्यता है वो दोनों के लिए है, तो आपको अब कॉमन एक ही प्री देना है और मेरिट दोनों की अलग अलग बनेगी। ऐसा नहीं है कि एक ही मेरिट पे दोनों को क्वालिफाई कराते हैं। यहाँ पर सीटों की संख्या क्या है, यहाँ पे सीटों की संख्या क्या है, इस हिसाब से आपका जो है चयन होगा। तो ये विशेष पद हैं जो खास स्ट्रीम के लिए आरक्षित हैं। विज्ञापन आप पढ़ लेंगे, मेरे पास विज्ञापन है, मैं आपको बताता रहूँगा बेसिक तौर पे क्या क्या बातें हैं यहाँ पे। जैसे योग्यता की अगर हम बात करेंगे तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि जो क्षेत्रीय वन अधिकारी है, जैसे क्षेत्रीय वन अधिकारी है या जो सहायक वन संरक्षक है, इसके लिए स्पेशल या अलग से योग्यता बताई गई है। तो जैसे इसमें मुख्य रूप से वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, कृषि, सांख्यिकी आदि विषयों में यदि आप स्नातक हैं तो आप इन पदों पर या इन वैकेंसीज़ के लिए भी आप एलिजिबल हैं। स्नातक अगर आप हैं किसी भी स्ट्रीम में तो आप पीसीएस के लिए एलिजिबल हैं। तो इस पर हम अगर टाइम मिलेगा तो बात करेंगे, और नहीं तो फिर किसी और वीडियो में बात कर लेंगे, या इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप बताएंगे। अभी हम सब मुख्य रूप से जो अपर सबऑर्डिनेट है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक बातें आप जान लीजिए। अभी मैं इसको सहायक वन संरक्षक और क्षेत्रीय वन अधिकारी को अलग कर रहा हूँ। हालांकि प्रारंभिक परीक्षा दोनों की एक ही होगी, तो सिलेबस उसका एक ही है, एक जैसी होगी, क्वालिफिकेशन भी एक जैसी होती है। अब मुख्य रूप से बात करनी है ये जो हमारा अपर सबऑर्डिनेट है, क्योंकि आप किसी भी स्ट्रीम में यदि स्नातक हैं, यहाँ पे कोई विशेष योग्यता आपसे नहीं मांगता है, सिर्फ आप स्नातक हैं तो आप पीसीएस का जो अपर सबऑर्डिनेट है उसके लिए योग्य हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज़ क्या है कि योग्यता क्या है, स्नातक है, यानी कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए। और उम्र आपकी जनरल कैटेगरीज की मैं बात कर रहा हूँ, विशेष श्रेणियों में और नौकरियों, जैसे जो जॉब वाले लोग हैं उनको कुछ विशेष छूट है। सामान्य परिस्थितियों में आपकी जो उम्र होनी चाहिए वो जो निर्धारित तिथि विज्ञापन में है उस तिथि को 21 वर्ष से कम ना हो और 40 वर्ष से ज़्यादा ना हो। तो योग्यता स्नातक है, उम्र ये हो गई है। एक चीज़ और ध्यान रखना होगा कि पीसीएस में अभी तक अटेम्प्ट जैसी कोई चीज़ नहीं है कि आप कितने बार परीक्षा में बैठ सकते हैं, यानी यहाँ पे अटेम्प्ट की कोई दिक्कत नहीं है कि कितने अटेम्प्ट आप ले सकते हैं। जैसे आईएएस में आप जानते हैं कि वर्तमान में अटेम्प्ट हैं, यानी आप 6 बार ही परीक्षा में बैठ सकते हैं यदि आप जनरल अभ्यर्थी हैं, 32 साल की उम्र है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो ये एक प्रश्न कभी कभी बच्चे पूछते हैं या नए बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं, तो आप बिल्कुल कन्फ्यूज़ मत होइए, यहाँ पर अटेम्प्ट बिल्कुल नहीं है। अधिकतम उम्र यहाँ पे क्या है 40 वर्ष और न्यूनतम उम्र कितनी है 21 वर्ष। विभिन्न कैटेगरियों में अलग अलग हो सकती है, विज्ञापन आप देख लीजिए। तो योग्यता की बात हो गई। अब जैसे एक प्रश्न आता है, जब विज्ञापन आता है तो वहाँ पे क्या होता है कि तमाम सारी पोस्ट लिखी रहती हैं जिनमें लिखा रहता है कि आप मतलब किसी खास स्ट्रीम में मतलब अर्थशास्त्र के साथ स्नातक हों, समाजशास्त्र के साथ स्नातक हों। तो ऐसी परिस्थिति में एक कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है बच्चों के मन में। कन्फ्यूज़न कौन सा क्रिएट होता है कि वहाँ पे क्या होता है कि देखिए जो सिंपल स्नातक पोस्टें हैं वो विज्ञापन में दिखाई नहीं जाती हैं। जब आप फॉर्म फिल करने जाएंगे तो जो स्नातक के लिए पोस्टें होती हैं वो दिखाई नहीं जाती हैं। तो फिर क्या होता है, तो कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अभी एक प्रश्न एक बच्चे ने पूछा कि पीसीएस के लिए योग्यता क्या परास्नातक है या ग्रेजुएट ना होकर के मतलब पोस्ट ग्रेजुएट है। तो मैंने उसे बताया कि नहीं स्नातक है। तो उसने कहा उसमें स्नातक के कोई पोस्ट ही नहीं है।
तो इसको पहले आप समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर आप समझिए कि जब पीसीएस का फॉर्म आप भरते हैं तो जो स्नातक यानी जिन पर केवल स्नातक मांगा गया है, ऐसी पोस्टों का विवरण नहीं रहता है। वो बाद में आप आरटीई से मांग लेते हैं बहुत सारे बच्चे कि एसडीएम की कितनी पोस्टें हैं, डिप्टी एसपी की कितनी पोस्टें हैं। अब एक प्रश्न उठता है कि कौन कौन सी ऐसी वैकेंसी होती हैं जो स्नातक की होती हैं या जिन पे मुख्य रूप से योग्यता स्नातक मांगता है। तो अगर आप विस्तार से विज्ञापन देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन मैं आपको कुछ बता देता हूँ। जैसे एक पोस्ट होती है जिसको लोकप्रिय तौर पे एसडीएम कहते हैं, विज्ञापन में ये डिप्टी कलेक्टर के नाम से लिखी रहती है। तो डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट जैसे है, इस पर केवल स्नातक मांगता है और कुछ नहीं चाहिए। एक होती है जिसको डिप्टी एसपी कहते हैं, यानी कि इसको लोग डीवाईएसपी करके संक्षिप्त में लिखते हैं, यानी डिप्टी एसपी। डिप्टी एसपी पोस्ट के लिए भी स्नातक मांगता है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, इस पर कुछ शारीरिक योग्यताएं मांगता है जो विज्ञापन में विस्तार से वर्णित है, आप देख लेना। जैसे उसमें लंबाई मांगता है, और लंबाई के अलावा जैसे चेस्ट कितना होना चाहिए, फुलाने पर इतना, और शायद 84-89 होता है। तो डिप्टी एसपी पे यदि आपकी लंबाई बहुत कम है या इस लायक नहीं है तो फिर आप वहाँ पे एलिजिबल नहीं है। अन्यथा डिप्टी एसपी केवल स्नातक की पोस्ट है और उस पर जो भी शारीरिक योग्यताएं हैं, जैसे डिप्टी एसपी पोस्ट है, एक इसी में डिप्टी जेलर की पोस्ट होती है, वो वहाँ पे लिखी रहती है उप कारापाल के नाम से, या जैसे जेल अधीक्षक की पोस्टें होती हैं। तो जैसे डिप्टी एसपी और जेल अधीक्षक करके एक पोस्ट आती है, शायद इस बार है, और एक होता है जैसे डिप्टी जेलर। इन पोस्टों पर, और एक पोस्ट होती है होमगार्ड कमांडेंट, होमगार्ड्स कमांडेंट, जिला होमगार्ड कमांडेंट इसको कहते हैं। तो जैसे इस तरह की जो पोस्ट है, एक पोस्ट होती है आबकारी निरीक्षक। आबकारी निरीक्षक को भी पीसीएस में ही शामिल किया गया है। जैसे ये पोस्टें जितनी भी मैंने लिखी हैं, एसडीएम को नहीं, ये डिप्टी एसपी, जेल अधीक्षक, डिप्टी जेलर, होमगार्ड कमांडेंट, आबकारी निरीक्षक, इन सभी पे शारीरिक योग्यताएं हैं। मैं इनको यहाँ नहीं बता रहा हूँ, आप विज्ञापन को डाउनलोड कर लीजिए। छोटा सा, मतलब शायद 1 MB से भी कम का विज्ञापन होगा, आराम से डाउनलोड कर लीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए। अगर आप इतनी प्रतिष्ठित परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो विज्ञापन पढ़ना तो कम से कम सीख लीजिए। आपको पता होना चाहिए कि आप जो परीक्षा तैयारी करने जा रहे हैं उसमें कौन कौन से पद हैं, कैसे हैं, बेसिक चीज़ें मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ। तो जैसे एसडीएम है जिसको हम डिप्टी कलेक्टर कहते हैं, डिप्टी एसपी हैं, जेल अधीक्षक, डिप्टी जेलर हैं, होमगार्ड कमांडेंट हैं, आबकारी निरीक्षक हैं, ये सभी स्नातक की पोस्टें हैं। लेकिन इन पोस्टों पर जैसे लंबाई और आपका सीना कितना होना चाहिए, फुलाने पर कितना होना चाहिए, बिना फुलाने पर कितना होना चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मांग लेता है। आप देख लेंगे आराम से। उसमें जनरल कैटेगरी और अन्य कैटेगरी के लिए अलग है, कुछ वर्गों को छूट दी गई है, महिलाओं के लिए अलग है। तो महिला के लिए शायद सिंपल महिला, मेरी समझ से अगर मुझे याद होगा तो 152 सेंटीमीटर, 152 सेंटीमीटर है, और कुछ पोस्टों पे 167, 168 के आसपास है। इसी तरीके से बहुत ऐसी बनी कि कोई 172-73 की लंबाई इसमें लेता है। तो आप देख लेंगे। इससे संबंधित प्रश्न मतलब आप ना करें, विज्ञापन को पढ़ लें। इसके बाद और कौन सी ऐसी पोस्टें होती हैं जिन पर केवल स्नातक मानता है, जैसे एक होती है असिस्टेंट कमिश्नर, जिसको असिस्टेंट कमिश्नर इस समय जीएसटी आप कह सकते हैं। तो असिस्टेंट कमिश्नर की एक पोस्ट होती है, ये भी स्नातक पोस्ट है। इसके अलावा इसी में एक पोस्ट, इसको मैं पूरा लिख दे रहा हूँ, जैसे एक होती है असिस्टेंट कमिश्नर, और जैसे सेल्स टैक्स मुख्य रूप से पहले होती थी, अब इसको जीएसटी आप मान लीजिए। ये भी सिंपल ग्रेजुएट पोस्ट है। इसके अलावा एक बीडीओ होती है, बीडीओ आपने सुना होगा। एक होता है हमारे यहाँ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, तो बीडीओ पोस्ट भी सामान्य स्नातक पोस्ट है। इसके अलावा एक पोस्ट जैसे नायब तहसीलदार आपने सुनी होगी, तो नायब तहसीलदार पोस्ट भी स्नातक पोस्ट है। और भी हो सकती हैं, मैं मोटी मोटी पोस्टें आपको समझा दे रहा हूँ कि जैसे एसडीएम या डिप्टी कलेक्टर है, डिप्टी एसपी है, असिस्टेंट कमिश्नर है, बीडीओ है, एनटी आदि हैं, ये सभी स्नातक की पोस्टें हैं। कुछ और पोस्टें इसमें होंगी, शायद मुझे इस समय पूरी ना याद हों। अगर हम विज्ञापन को देखें ध्यान से तो वहाँ पे शायद ये बातें निकल करके आएँ। तो जैसे इनको आप समझने का प्रयास करो। तो जैसा मैंने बताया कि ये कुछ पोस्टें हैं जिन पे सिर्फ स्नातक होता है। तो जब ये शंका बार बार हमसे पूछते हैं, इसलिए समझ लीजिए, जब आप फॉर्म भरेंगे तो इन पोस्टों पे तो हर व्यक्ति मतलब एलिजिबल है ना, तो ये पोस्टें अलग से नहीं दिखाई जाती हैं। कन्फ्यूज़न यहाँ पे लड़कों को होता है या बच्चों को जो भी फॉर्म भरते हैं यहाँ पे होता है। यानी ये पोस्टें चूँकि स्नातक योग्यता है इसमें,
न्यूनतम योग्यता स्नातक है, तो स्नातक जैसे ही आप भरते हैं या जैसे कि आप फॉर्म भरते हैं तो इन पोस्ट पे आप अपने आप क्वालिफाई हो जाते हैं। और इसकी कट ऑफ भी बनती है, जैसे जब मुख्य परीक्षा के लिए यानी प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट आता है तो एक वर्ग होता है एग्जीक्यूटिव वर्ग जो होता है, उसमें जो है इन सब पोस्टों पर एक कट ऑफ अलग से बनती है। अब एक बात आती है ना जहाँ पे आप कंफ्यूज होते हैं, इसके बाद पीसीएस में क्या होता है, यूपी पीसीएस का जो मतलब जो अपर सबऑर्डिनेट है उसमें बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज रहती हैं जिन पे कुछ अलग से योग्यता मांगता है। जैसे कुछ योग्यताएं ऐसी, जैसे कुछ वैकेंसी ऐसी होती हैं जिन पे विधि स्नातक मांगता है, मतलब आप ला या ला ग्रेजुएट आप होने चाहिए। विधि स्नातक जैसे एक पोस्ट इसमें है उपनिबंधक या सहायक अभियोजन अधिकारी, सहायक अभियोजन अधिकारी है इसमें, जैसे मांग लिया विधि स्नातक है। अब जैसे एक बीएससी की पोस्ट आती है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी। अब जैसे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पे यहाँ पे क्या है, स्नातकोत्तर उपाधि है, यानी कि यदि आप जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की पोस्ट के लिए तभी आप एलिजिबल होंगे जब आप कम से कम पोस्ट ग्रेजुएट हो। तो अब बच्चे क्या समझते हैं कि सभी पोस्टों पर पोस्ट ग्रेजुएट नहीं, बीएसए एक स्पेशल पोस्ट है जिस पर पोस्ट ग्रेजुएट मांगा है। यदि आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो जब आप फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरते समय क्या होता है, स्नातक पे आप अपने आप क्वालिफाई हो जाते हैं, फिर स्पेशल जो वैकेंसीज रहती हैं वो आती हैं, उनमें टिक करना होता है। तो अगर आप मतलब आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आप बीएसए पर टिक कर दीजिए। इसी तरीके से एक वैकेंसी इसमें जैसे है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अलावा एक जैसे होती है, जैसे वरिष्ठ प्रवक्ता डाइट, आप जानते हैं जो जिला प्रशिक्षण संस्थान होते हैं डाइट जिनको आप सब कहते हैं, तो जैसे डाइट लेक्चरर की एक पोस्ट आती है, डाइट लेक्चरर या वरिष्ठ जिसको हम लेक्चरर कहते हैं, यहाँ पे ये पोस्ट वरिष्ठ प्रवक्ता जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के नाम से है। इसमें क्या मांगते हैं कि इसमें आप स्नातकोत्तर तो हो ही हो, यानी कि आप पीजी हो प्लस आप बीएड हो, यानी कि आप शिक्षा स्नातक हो। यहाँ पे लिखा हुआ है शिक्षा स्नातक, यानी कि अगर आपको इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होना है तो आपको शिक्षा में स्नातक होना चाहिए। शिक्षा में स्नातक का मतलब जैसा कि बीईओ परीक्षा में माना गया था कि जो एलटी हैं और जो बीएड हैं। तो यदि आप जैसे अब मान लेते हैं आप डाइट लेक्चरर पोस्ट है या इसी में एक आती है जिला विद्यालय निरीक्षक की पोस्ट, तो वहाँ पर ये डिग्रियाँ मांग लेते हैं। इसी तरीके से बहुत वैकेंसी हैं, जब आप भरेंगे तो आपको मिलेंगे। जैसे एक जिला प्रोबेशन अधिकारी है, उसमें समाजशास्त्र या समाज कार्य मांगता है, और कुछ पोस्ट हैं। तो मतलब मेरी समझ से समझने के लिए आप समझ गए होंगे कि जो स्नातक पोस्ट है वो सभी के लिए हैं, और जो विशेष पोस्टें हैं उनको आप देखते जाइए और उनको ध्यान रखना। जब आप फॉर्म भरिए तो इन पोस्टों को ध्यान से पढ़िए। जैसे अगर आप जैसे मान लेते हैं एक इसमें पोस्ट है इस बार आई है बाल विकास परियोजना अधिकारी, इसमें आपका समाजशास्त्र समाज कार्य या गृह विज्ञान में आपका स्नातक होना चाहिए। इसके अलावा जैसे एक सीडीपीओ वैकेंसी होती है, शायद इस बार है, मैं देख के बताता हूँ आपको। तो अगर वो वैकेंसी है तो उसमें भी समाजशास्त्र आपका होना चाहिए। इसके अलावा श्रम प्रवर्तन अधिकारी में क्या होता है, अगर अर्थशास्त्र में आपका स्नातक होना चाहिए, या और भी कई चीज़ें उसमें वहाँ पर दी हैं। साथ ही साथ परास्नातक भी मांगता है। तो मेरी समझ से समझे होंगे कि इसमें दो प्रकार की वैकेंसी होती हैं। पहली वैकेंसी जो स्नातक के लिए होती हैं, उन पर सभी लोग एलिजिबल हैं, क्वालिफाई करते हैं यदि वो पास करते हैं एग्ज़ाम को। विशेष वैकेंसियाँ अलग से होंगी, उनमें आपको टिक करना होता है। एक चीज़ यहाँ पर बहुत ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ है कि कुछ गलतियाँ मैंने लोअर पीसीएस 2013 में की थी। हालांकि मेरा सिलेक्शन वहाँ पे हुआ था खानसारी निरीक्षक के तौर पे, लेकिन जैसे मेरा इकोनॉमिक्स था और मैंने प्रारंभिक परीक्षा में कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर को टिक नहीं किया था, तो जब मैं इंटरव्यू देने गया तो कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर को मैंने प्रेफरेंस में भरा था, उसको उन्होंने कटवा दिया और उन्होंने कहा कि आप इस पर क्वालिफाई नहीं हैं, जबकि मेरे जो नंबर थे वो कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर के कट ऑफ से बहुत ज़्यादा थे। लेकिन चूंकि मैंने प्री में टिक नहीं किया था, इसलिए मुझे उस पोस्ट पे एलिजिबल नहीं माना गया। जैसे मान लेते हैं कि बीएससी की जो योग्यता है वो पोस्ट ग्रेजुएट है और आप प्रारंभिक परीक्षा भरते समय बीएससी की वैकेंसी में नो कर देते हैं, यानी कि मेरे पास योग्यता नहीं है। तो यदि फिर क्या होता है, जब प्री का रिजल्ट बनता है तो आपके बीएससी की पोस्ट पे यदि आपके नंबर बीएससी की पोस्ट की कट ऑफ से ज़्यादा भी हैं तो आपका विचार नहीं किया जाएगा। फिर आप इसको मुख्य परीक्षा देने के बाद जब इंटरव्यू जाएंगे तो इंटरव्यू में फिर ये पोस्ट पर आप एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि इंटरव्यू में आपसे प्रेफरेंस भरवाता है। प्रेफरेंस का मतलब आप समझ रहे होंगे कि जितनी नौकरियां हैं, जितने पे आप क्वालिफाई हैं, जितने पे आप एलिजिबल हैं, आप 1 2 3 4 5 6 करके प्रेफरेंस कर दीजिए, आपकी कट ऑफ के अनुसार आपको पोस्ट अलॉट कर दी जाएगी। इसलिए ध्यान रखना, स्नातक की पोस्टों पर आप स्वतः जो है योग्य हैं,
लेकिन जो अन्य पोस्टें हैं वहाँ पे आपको ध्यान से देख करके टिक करना पड़ेगा। यदि आप एलिजिबल हैं तो यस कर दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। अगर इन पोस्ट में कोई ऐसी पोस्ट है जिस पे आप एलिजिबल नहीं है तो आप उसको नो कर दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं उसको यस करने की। जैसे आप देखिए 4-5, अगर आप साइंस में स्नातक हैं या साइंस या गणित आदि है तो वहाँ पे एक आध पोस्ट होती हैं। अर्थशास्त्र समाजशास्त्र की हमेशा स्पेशल पोस्टें आती हैं। यदि आप समाज कार्य से, समाजशास्त्र से, अर्थशास्त्र से, गृह विज्ञान से पोस्ट ग्रेजुएट दोनों हैं तो ध्यान से देख करके और टिक कर लीजिए। तो जिन पोस्ट पे आप क्वालिफाई हैं स्नातक को छोड़ करके उनको आपको प्री में ही टिक करना है। यदि नहीं टिक करेंगे तो फिर आपको दिक्कत आएगी। तो योग्यता क्या है इसमें? स्नातक है, उम्र आप जान गए, अटेम्प्ट की कोई दिक्कत नहीं है। और क्यों ये जो होता है कि स्नातक पोस्ट और गैर स्नातक पोस्ट या अन्य विशेष योग्यता वाली पोस्ट में आपको कन्फ्यूज़न होता है, तो मेरी समझ से अब ये कन्फ्यूज़न आपको नहीं होगा। तो ये बात हो गई। इसके बाद फिर जो कॉमन एक प्रश्न आता है तो वो आता है वैकल्पिक विषय को लेकर के कि हम कौन सा वैकल्पिक, देखिए वैकल्पिक विषय को फिलहाल हम थोड़ा टालते हैं, पहले और बातें कर लेते हैं, उस पर हम बाद में बातें करेंगे। सहायक वन रक्षक और सहायक जो आपका क्षेत्रीय वन अधिकारी, उसकी योग्यता आप ध्यान से पढ़ लेना। फिलहाल मैं बता दे रहा हूँ, उसमें गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, वानिकी, भूगर्भ विज्ञान, कृषि, सांख्यिकी, उद्यान विज्ञान जैसे विषयों से यदि आप स्नातक हैं तो आप वहाँ पर भी एलिजिबल हैं। वहाँ पर लंबाई और कुछ शारीरिक मानक और अन्य चीज़ें हैं, उनको आप देख लेना। तो ये तो हो गया पहली डिटेल की, यहाँ पे क्या होता है। आगे डिटेल शुल्क संबंधी है, वो सब आप देख लेना कि शुल्क कैसे भरना है। और जैसे मैंने बताया लंबाई, तो लंबाई में भी आपको बहुत टेंशन नहीं लेनी है। जैसे डिप्टी एसपी है तो डिप्टी एसपी की लंबाई 1.65 है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा लेते हैं, एक औसत लंबाई लेते हैं। 1.65 उन लोगों के लिए है जो जनरल, ओबीसी और एससी से हैं। अनुसूचित जात के लिए 160 है, महिला के लिए 52 है। तो इन सबको भी आप देख लेना, वो बाद में भी आपको पता चल जाएगा विज्ञापन जब आप मेंस के लिए जाएंगे। और अब आगे बढ़ते हैं, हम सब अपनी जानकारी को बढ़ाते हैं। इसके बाद फॉर्म भरने की बातें हैं, तो फॉर्म वार्म पे आप देख लेना। तो देखिए 2-3 चीज़ें सिंपल ध्यान रखना है कि स्नातक आपकी योग्यता होनी चाहिए, आप 21 साल की उम्र पूरी कर चुके हों, अटेम्प्ट की कोई दिक्कत नहीं है, आप जितनी बार चाहिए अटेम्प्ट लीजिए, 40 साल तक आप अधिकतम पेपर दे सकते हैं। तो ये तो बेसिक बातें हो गई। स्नातक गैर स्नातक पोस्ट को मैंने बता दिया। अब देखिए पीसीएस में क्या होता है, यूपी पीसीएस में प्री एक ही होता है, चाहे वो वन सेवाओं का हो चाहे वो पीसीएस का हो। तो प्री को सबसे पहले समझ लेते हैं कि इसमें प्री क्या होता है और प्री परीक्षा कितनी महत्वपूर्ण होती है, कितने बच्चे क्वालिफाई कराए जाते हैं नए नियमों के अनुसार और उसके लिए क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखिए यूपी पीसीएस का और इसके अलावा जो आपका एसीएफ है और जो आपका आरएफओ है, इन सभी के लिए एक कॉमन प्री होता है। और जो प्रारंभिक परीक्षा होती है आप जानते हैं उसमें 2 पेपर होते हैं। पहले पेपर को जीएस फर्स्ट कहते हैं और दूसरे को जीएस सेकंड। जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो इसी नाम से आपको मिलेगा वो, जीएस फर्स्ट जीएस सेकंड। इसको हम सब कॉमन तौर पे सीसैट कहते हैं, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। और पहला जो आपका पेपर होता है वो एक प्रकार का सामान्य अध्ययन का पेपर होता है। जो पहला पेपर आपका होता है पीसीएस में, एसीएफ में, आरएफओ में प्रारंभिक परीक्षा का, वो 150 प्रश्न वाला, यानी कि उसमें प्रश्न कितने होते हैं 150 और मार्क्स होते हैं उसमें, यानी अंक होते हैं 200। और जो दूसरा पेपर होता है उसमें प्रश्नों की संख्या होती है 100, मार्क्स उतने ही होते हैं यानी कि 200 अंक। अब सबसे पहले पहले पेपर की बात करते हैं, क्योंकि आपके लिए पहला ही पेपर महत्वपूर्ण है। हालांकि ऐसा नहीं कि दूसरा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन पहला ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे क्या है कि जो पहला पेपर है सामान्य अध्ययन का नया प्रारूप, जब शुरुआती समय में सीसैट आया था, जैसे मैंने पहली प्रारंभिक परीक्षा 2013 में दी थी, तो उस समय क्या होता था कि सीसैट और जीएस को मिला करके मेरिट बनती थी। मुझे बहुत अच्छे से याद है 2013 में मैंने पहला अपना प्री दिया था इटावा ज़िले में। तो उन्नाव मेरा होम डिस्ट्रिक्ट था, मैंने उन्नाव भर दिया था, तो मेरा सेंटर इटावा गया था और उसमें मेरे 276 या 78 ऐसे कुछ मार्क आए थे और कट ऑफ जो थी हमारी वो 260 या 64 के आसपास थी। एग्जैक्ट तो मुझे नहीं याद है। मुख्य परीक्षा दी थी मैंने उस साल, मैं इंटरव्यू के लिए मेरी कॉल नहीं हुई थी।
तो उस समय तो जुड़ता था, लेकिन नया जो प्रारूप है आप उसमें आप जानते होंगे बहुत सारे लोग कि उसमें सीसैट को क्वालिफाइंग कर दिया गया है। यानी कि प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए जो कट ऑफ बनती है वो बनती है सिर्फ फर्स्ट पेपर की। लेकिन यहाँ पे दूसरी चीज़ क्या ध्यान रखना है कि ये परीक्षा क्वालिफाइंग नेचर की है और इस परीक्षा में आपको 33%, चाहे आप अंक कर लीजिए, यानी अंक ही पाने होते हैं, 33% अंक आपको पाने होते हैं। यानी जो दूसरा पेपर है वो क्वालिफाइंग है, उसमें कोई भी उसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं नए पैटर्न के अनुसार। पहले पता है शुरुआती समय में सीसैट के मार्क्स जुड़ते थे। आईएएस में हिंदी भाषी जो हिंदी पट्टी के लोग, उन्होंने बहुत विरोध किया सीसैट का, और अंत में फिर सरकार का फैसला आया। लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग ने सबसे पहले इस व्यवस्था को लागू किया, फिर राज्य लोक सेवा आयोग ने भी लागू किया कि हम सीसैट के नंबर को नहीं जोड़ेंगे, सिर्फ क्वालिफाइंग बना देंगे। तो सीसैट के जो नंबर होते हैं वो अब नहीं जोड़े जाते हैं, मेरिट या कट ऑफ को तय नहीं करते हैं। तो ये क्लियर रहना चाहिए आपको कि 2 पेपर होते हैं, जिनमें से पहला पेपर सामान्य अध्ययन का होता है, उसमें 150 प्रश्न होते हैं, 200 अंक होते हैं, और सीसैट क्वालिफाइंग होता है। तो सीसैट में सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो 100 प्रश्न कह लीजिए तो आपको कम से कम 33 सही प्रश्न आपके होने चाहिए, या इसी को आप कट ऑफ बना लीजिए। 200 पे आप 33% कर लीजिए, तो यानी कि आपके 66 मार्क्स होने चाहिए क्वालिफाई करने के लिए आपको। तो ये तो जीएस की, ये सीसैट की बात हो गई कि सीसैट में आपको ये लाना है। एक और बदलाव हुआ है लोक सेवा आयोग की परीक्षा में। 2018 की परीक्षा से 17 तक लोक सेवा आयोग में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन 2018 का जो पीसीएस हुआ है, यानी 2018 की जो पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा हुई थी, वहाँ से नेगेटिव मार्किंग भी आ गई है। तो एक चीज़ ये भी आपको दिमाग में रखना है कहीं ना कहीं कि वर्तमान में जो प्रारंभिक परीक्षा है लोक सेवा आयोग की, उसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। 1/3 को बहुत लोग बड़ा टेक्निकल दिमाग लगाते हैं कि सीसैट में कितने नंबर कटेंगे, वहाँ कितने कटेंगे। इसका सीधा मतलब ये है, सरल मतलब ये है कि यदि आपने 3 सवाल गलत किए तो आपका एक सही सवाल चला जाएगा। तो उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधी सीधी बात है कि नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर है। तो ये 2018 से हुआ, उसके पहले नहीं होता था नेगेटिव मार्किंग। तो खूब सारा तुक्का लगाते थे लोग। पहले पीसीएस में एक चीज़ चलती थी कि जितने प्रश्न सही से आ रहे हैं ठीक है, जो 20, 30, 40 बच रहे हैं उनमें एक ही विकल्प मार दो, कुछ तो मिल ही जाएगा 10-5। बहुत लोग इस प्रविधि का खूब प्रयोग करते थे। तो अब एक चीज़ और आ गई है कि नेगेटिव मार्किंग आ गई है। तो मेरी समस्या आप स्पष्ट है कि प्रारंभिक परीक्षा में आपको 2 पेपर का सामना करना पड़ता है। विज्ञापन को जब आप पढ़ेंगे तो विज्ञापन में प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि पहले पेपर में क्या क्या है सिलेबस में, दूसरे पेपर में क्या क्या है, अभी मैं चर्चा करूंगा। तो जीएस का जो पहला पेपर है उसी से कट ऑफ तय होती है, यानी उसी से ये पता चलता है कि कट ऑफ क्या होगी। जैसे मान लेते हैं कि जीएस में कट ऑफ 135 नंबर गई, तो 135 आपके जीएस में होने चाहिए, प्लस सीसैट में आपके 33% मार्क्स होने चाहिए। यदि आप सीसैट में 33% मार्क्स नहीं प्राप्त करते हैं तो आप फेल हो जाएंगे, चाहे आपके जीएस में कितने भी नंबर क्यों ना हो। तो सरल भाषा में ये मामला आप समझ गए होंगे कि जीएस से मेरिट तय होती है, यानी जीएस के फर्स्ट पेपर से आपकी कट ऑफ बनती है, और साथ ही साथ जीएस का जो सेकेंड पेपर होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। सिलेबस मैं बता दूंगा, या मैं फिर अपलोड भी कर दूंगा, या आप देख लेना, या तो मैं ग्रुप पे क्या करूंगा कि प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस ही अपलोड कर दूंगा निकाल के, आप ध्यान देख लेना। वैसे विज्ञापन में स्पष्ट रूप से प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस दिया गया है। तो चेंज क्या क्या हुए हैं पिछले कुछ सालों में, खास करके 18 में एक चीज़ नई आई नेगेटिव मार्किंग। उसके पहले एक चीज़ आ गई थी कि सीसैट क्वालिफाइंग होगा। एक चेंज और हुआ है जो काफ़ी मतलब जिसका विरोध भी हुआ था। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने निर्णय लिया है कि अब वो प्रारंभिक परीक्षा में मुख्य परीक्षा है तो 12 गुना छात्रों को ही बुलाएगा। मतलब ये निर्णय अभी आपने देखा होगा कि 12 गुना छात्रों का एक निर्णय अभी बड़ा चर्चा में था। तो विज्ञापन में पता नहीं इस बार वाले में है या नहीं है, वैसे होना जरूर चाहिए, मैं देख के आपको बताता हूँ। तो 12 गुना का जो एक निर्णय आया था उसका कुछ मतलब ज़्यादातर लोग तो इसका विरोध ही कर रहे हैं, तो वो अलग मामला है। लेकिन यहाँ पे 12 गुने का मतलब आप समझ लीजिए कि जितनी भी सीटें रहेंगी, जैसे मान लेते हैं कि अभी आपने सुना होगा कि पीसीएस 2000 में 200 सीटें हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मुख्य परीक्षा के लिए 2400 लोगों को क्वालिफाई कराया जाएगा, इसका ये मतलब हुआ। अब ये जो 2400 लोग होंगे, इनमें आरक्षण आदि के नियमों को लगाते हुए कट ऑफ बना दी जाएगी। कट ऑफ का चयन केवल पहले पेपर से होगा, दूसरे पेपर में आपको 33% मार्क्स पाने हैं, इतना आप समझ गए हैं।
अब एक प्रश्न इसमें ये बहुत, जैसे कई बार क्या होता है कि आप इसमें नए हैं तो आप इस बात को शायद ना समझ पाएँ। जैसे अभी एक आपने देखा होगा कि पीसीएस में 200 पद आए, ये इस बार के पीसीएस में 200 सीटें हैं। तो कई बार ऐसा होता है, जैसे 19 का जो पीसीएस था उसमें भी प्रारंभिक समय में बहुत कम सीटें आई थी। तो यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखना कि जब पीसीएस का विज्ञापन आता है, यूपीएससी जब पीसीएस का विज्ञापन निकालती है तो उस समय जो सीटें हैं, जैसे मान लेते हैं कि वर्तमान में 200 सीटें हैं, तो इसका सिस्टम ये होता है कि पीसीएस परीक्षा कराता है, विभिन्न विभाग उसको अधियाचन भेजते हैं कि हमारे यहाँ इतनी वैकेंसी खाली हैं, आप इनको इस परीक्षा में शामिल कर लीजिए। तो जैसे अभी पीसीएस को 200 अधियाचन मिले हैं या 200 पदों के लिए अधियाचन मिले हैं, लॉकडाउन और तमाम चीज़ें हो सकता है अधियाचन न मिल पाए हों, तो कई बार आप हतोत्साहित हो जाते हैं कि बड़ी कम पोस्टें आई हैं, हम एलिजिबल हैं, हम फाइट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो पहली चीज़ तो देखिए, अगर आप इस तरह की परीक्षाएं देते हैं तो यहाँ पे सीटों को आप 1000 में बहुत कम देख पाते हैं, 200, 400, 500, 600। यदि पीसीएस में 600, 700 पोस्ट रहती हैं तो बहुत अच्छी पोस्टें मानी जाती हैं कि बहुत हैं। इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखना कि पीसीएस में जो पोस्ट होती हैं वो प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट आने तक, ध्यान रखना, प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम आने तक बढ़ सकती हैं और आमतौर पे बढ़ भी जाती हैं। मतलब विज्ञापन जिस दिन से निकला है और जिस दिन प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट आएगा उस दिन तक सीटें इसमें जोड़ी जा सकती हैं। अब मान लेते हैं कि विज्ञापन निकलने के और प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के बीच मान लेते हैं यहाँ पे 200 सीटें हैं और बाद में 300 सीटें और इसमें मिल जाती हैं, तो सीटों की संख्या कितनी हो जाएगी? 500। अब यहाँ पे कितने गुना क्वालिफाई करा लिए जाएंगे? 12 गुना। और ये 12 गुना हो सकता है थोड़ा ज़्यादा हो जाए, क्योंकि अंतिम कटाव पे सभी बच्चों को बुला लिया जाता है प्रारंभिक परीक्षा में। जैसे मान लेते हैं कि अंतिम कटाव जो होगी उस पे सभी बच्चों को अंदर कर लिया जाएगा। तो 2-3 चीज़ें यहाँ पे स्पष्ट रखिए। प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, इसका सिलेबस मैं आपको ग्रुप पे डाल दूंगा, जो मेरा फेसबुक ग्रुप है। 12 गुना नए सिस्टम के अनुसार क्वालिफाई कराएंगे, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी, जीएस के फर्स्ट पेपर से ही मेरिट बनेगी और दूसरा पेपर क्वालिफाइंग प्रवृत्ति का होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। एक चीज़ और ध्यान रखिए, अगर आप नए हैं तो प्रारंभिक परीक्षा सिर्फ क्वालिफाइंग है, मतलब यहाँ से यदि आप पास करते हैं इसको तो आपके पास एक प्रकार का समझ लीजिए गेट पास मिल गया आपको कि आप मुख्य परीक्षा में बैठ रहे हैं। इसके ना तो कहीं नंबर जुड़ते हैं और ना ही इसका मुख्य परीक्षा पे कोई फ़र्क पड़ता है। आप चाहे टॉप करके जाइए, चाहे आप न्यूनतम कटऑफ करके जाइए, इसका कोई मतलब नहीं है। ये हर कार्य है, एक प्रकार का क्वालिफाइंग है। दूसरा इसमें ध्यान रखना है कि इसमें 2-3 या 4 प्रकार की कटऑफ बनती हैं। मतलब जैसे स्पेशल वैकेंसीज़ पे स्पेशल कटऑफ बनती है, मतलब कि जो आरक्षण की कटऑफ वो छोड़ दीजिए। जैसे मान लेते हैं कि इसमें अगर आप अर्थशास्त्र के साथ स्नातक हैं, कृषि के साथ स्नातक हैं, तो कोई स्पेशल पोस्ट है तो उसकी कटऑफ अलग से बनेगी। और जो सामान्य स्नातक की पोस्ट है उसकी एक सिंपल कटऑफ बनेगी। हो सकता है कि आप कई उसके सामान्य स्नातक के साथ साथ अन्य चीज़ों पे क्वालिफाई हों। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी खास पोस्ट के लिए ही क्वालिफाई हों। तो ये तो प्रारंभिक परीक्षा की बात हुई। प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते हैं। सिलेबस मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ कि आप या तो डाउनलोड कर लेना या फिर मैं देखूँगा तो मैं ग्रुप पे डाल दूँगा। इसके बाद फिर जब आप प्रारंभिक परीक्षा पास कर लेते हैं तो मुख्य परीक्षा की बात आती है। और नए पैटर्न में जो मुख्य परीक्षा है, यानी कि चेंज किया गया है थोड़ा सा। अब मुख्य परीक्षा पूरी तरीके से, जिसको आप कह सकते हैं कि लिखित है, वर्णनात्मक जिसको आप कहते हैं, यानी मुख्य परीक्षा के सभी पेपर जो हैं वो लिखित तरीके से होंगे, लिखित मोड में होंगे। यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव नेचर का कोई प्रश्न नहीं मिलेगा। पहले होता था, 2017 तक की व्यवस्था थी, 18 से नई व्यवस्था को अपना लिया गया है। जैसे 18 का मैंने मेंस दिया है तो उसमें नई व्यवस्था के तहत मेंस हुआ है। तो लिखित परीक्षा में क्या क्या होगा? सबसे पहले एक आपका पेपर होगा हिंदी का, सरल भाषा में जिसको आप कह लीजिए हिंदी। हिंदी का यहाँ पे मतलब ये होगा कि सामान्य हिंदी। तो अभी मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर बता दे रहा हूँ। किसी वीडियो में मैं हर चीज़ पे एक चीज़ पे चर्चा कर लूँगा। आपके प्रश्न जिस हिसाब से आएंगे उस हिसाब से मैं चर्चा करूँगा। तो एक पेपर यहाँ पर किसका होगा? सामान्य हिंदी का। ये सभी पेपर लिखित होंगे, ध्यान रखना होगा। ये कुल 150 अंकों का होगा, यानी 150 अंकों का होगा। यहाँ पे ध्यान रखना, यूपीएससी की तरह लोक सेवा आयोग यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में हिंदी क्वालिफाइंग नहीं है। यहाँ नंबर भी जुड़ते हैं, मतलब क्वालिफाइंग यहाँ पे आपको न्यूनतम अंक तो प्राप्त ही करना होता है, लेकिन आपके नंबर भी जुड़ते हैं। मतलब लिखित परीक्षा जो इस समय है पीसीएस की, वो टोटल 1500 अंकों की है। और उन 1500 अंकों में, यानी 1500 अंक या मार्क्स,
देखिए प्रारंभिक परीक्षा का कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। मुख्य परीक्षा 1500 अंक की होती है और इसमें हिंदी के ये अंक शामिल हैं। जैसे यूपीएससी में क्या होता है, वहाँ पे हिंदी या अंग्रेजी तो सबको अनिवार्य ही है, उसके बाद एक आप रीजनल लैंग्वेज ले सकते हैं, तो आमतौर पे हम सब या उत्तर भाषी लोग हिंदी ही देते हैं। तो वहाँ पे हिंदी और इंग्लिश जो होती है उसके पेपर जो होते हैं वो क्वालिफाइंग होते हैं, उनके अंक नहीं जुड़ते हैं। यहाँ पे अंक जुड़ते हैं। तो सामान्य हिंदी का एक पेपर होता है, जैसे इसमें मुख्य रूप से जैसे मुहावरे, विलोम, कुछ व्याकरण, जैसे इसमें 70 नंबर का शायद व्याकरण खंड आता है और 80 नंबर का आपका जैसे पत्र लेखन है, संक्षेपण है, पल्लवन है, शीर्षक लेखन है, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इसका भी सिलेबस किसी दिन मैं चर्चा करूँगा। तो सामान्य हिंदी का एक पेपर सबसे पहले होगा, उसके बाद फिर एक पेपर होगा निबंध का, यानी कि एस्से का, और ये भी आपका 150 अंकों का होगा, 150 अंकों का होगा। हिंदी में निबंध में आ बा सा यानी कि ABC 3 जो है भाग होते हैं, हर भाग में 3-3 निबंध होते हैं। यानी कि यहाँ पे जो निबंध होंगे वो आपको 3 लिखने होंगे और प्रत्येक निबंध जो होगा वो 50 अंकों का होगा। शब्दों की सीमा 700 है, विस्तार से आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। शब्दों की सीमा भी दी गई है। तो इसमें क्या होता है निबंध में, अभी ये मोटा मोटा आप खाका एक खींच लीजिए, जैसे ABC 3 जो है खंड होते हैं, का खा गा कह लीजिए। इसमें से हर खंड में 3-3 निबंध होते हैं, जिनमें से हर खंड से आपको एक निबंध लिखना है, यानी आपको तीनों खंड से एक एक निबंध लिखना है 700 लगभग शब्दों में, और उसके लिए आपको 50 अंक अधिकतम निर्धारित किए जाते हैं। तो निबंध और हिंदी के ये पेपर हैं, इनको आपको ध्यान में रखना। इनको देखिए जो 1500 का है ना, तो उसमें से मतलब अनिवार्य है, ये आपको देने ही देने हैं, यानी सभी को देने हैं। वैकल्पिक में सिर्फ आप सुविधा पाते हैं आप चयन की। तो सामान्य हिंदी का एक पेपर कितने का हुआ, 150 नंबर का, और निबंध का एक पेपर कितने हुआ, 150 अंकों का। ये दोनों सबसे पहले पहला दिन जब आप मेंस देने जाएंगे तो सबसे पहले यही दोनों एक ही दिन में दोनों पेपर देने होंगे आपको। यानी कि यहाँ पे ध्यान रखना, पेपर आपको एक ही दिन में देने होंगे, और ये जो पेपर होंगे सभी 3-3 घंटे के होंगे। यानी कि 3 घंटे में इनका अपना पैटर्न है आयोग का। ध्यान रखना, ये जितने भी पेपर हैं इनको ये भी समझ लीजिए सभी 3 घंटे के होंगे। यानी कि इनमें आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा, जिसमें जो पहला स्लॉट होता है वो 9:30 से 12:30 होता है, और जो दूसरा होता है वो 2 से 5 होता है। एक ही दिन में 2 पेपर आपको लिखने पड़ेंगे। जैसे कुछ लोग इसका भी विरोध करते हैं, कहते हैं एक दिन में एक ही पेपर लिया जाए। सबकी अपनी अपनी बातें हैं। तो जब आप मुख्य परीक्षा देंगे तो सबसे पहले दिन आप हिंदी और निबंध का ही पेपर देंगे। फिर आप जानते हैं कि GS फर्स्ट, GS सेकंड, GS थर्ड और GS फोर्थ, ये 4 नए पेपर 2018 से जोड़ दिए गए। इसके पहले क्या होता था, जब 2017 की व्यवस्था को अगर मैं बताऊं तो वहाँ पे GS फर्स्ट, GS सेकंड 2 ऑब्जेक्टिव पेपर होते थे, 2 ऑप्शनल होते थे। चेंज क्या हुआ है कि ऑप्शनल अब 1 कर दिया गया है और GS के 4 पेपर डिस्क्रिप्टिव कर दिए गए हैं। यानी जिसको आप कुछ लोग कह रहे हैं कि हमने UPSC का पैटर्न अपना लिया है। हाँ, सिलेबस भी वैसा ही है, उत्तर प्रदेश की विशेष जानकारी को जोड़ते हुए थोड़े बहुत चेंज के साथ वही सारी चीज़ें ली गई हैं। 18 की मुख्य परीक्षा में दे चुका हूँ, तो जो लोग मुख्य परीक्षा दे रहे हों, जो भी प्रश्न होंगे आप डालेंगे, उस पर जो भी चर्चा हो सकती होगी। तो GS फर्स्ट, GS सेकंड, GS थर्ड और GS फोर्थ के पेपर जोड़ दिए गए हैं। सभी लिखित प्रवृत्ति के होंगे और इन सभी के लिए समान रूप से 200-200 अंक निर्धारित हैं। यानी कि ये पेपर भी आपके एक दिन में होंगे। जैसे GS फर्स्ट और GS सेकंड एक दिन होगा, GS थर्ड और GS फोर्थ एक दिन होगा। यानी टोटल 4 दिन आपको पेपर देना है। 4 दिन का मतलब लगातार भी हो सकते हैं। पिछली बार शायद 1 दिन के गैप के बाद 3 दिन लगातार पेपर हुए थे, 1 दिन का गैप फिर ऑप्शनल। तो ये इस व्यवस्था से एक ये भी फ़ायदा हुआ, पहले ऑप्शनल जो होते थे 2 होते थे तो बहुत लंबा पेपर चलता था, अब 4 दिन में पेपर समाप्त हो जाते हैं। तो GS फर्स्ट, GS सेकंड, GS थर्ड, GS फोर्थ, ये आपके 4 पेपर होंगे और 800 नंबर ये हो गए, 300 ये हो गए। ये जितने भी पेपर होंगे इनकी संरचना भी आप देख लेना। इसमें 20 क्वेश्चन टोटल किए गए हैं और उन्होंने विभाजन किया है कि जैसे कुछ क्वेश्चन जो हैं, कुछ का मतलब है इसमें संरचना जो है उसमें 20 क्वेश्चन में जैसे 10 क्वेश्चन जो है शायद 12 नंबर के हैं, हाँ यही है, और 10 क्वेश्चन जो हैं वो 8 नंबर के हैं। शब्द सीमा दोनों की 8 नंबर वालों में शब्द सीमा कम है और जो 12 नंबर वाले हैं उनमें शब्द सीमा ज़्यादा है। तो वो चीज़ भी आपको बताई जाती है बाद में, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे।
तो अभी तो मोटा मोटा आप जान लीजिए, फिर पेपर कैसे आते हैं, प्रश्न कैसे आते हैं, जीएस फर्स्ट का सिलेबस क्या है, जीएस सेकंड का, वो सब फिर किसी और वीडियो में जान लेंगे। इसके बाद फिर एक चीज़ आती है आपका, जो आपका ऑप्शनल होता है, यानी कि वैकल्पिक विषय। वैकल्पिक विषय के बारे में सबसे पहली चीज़ समझ लीजिए, कई बार ये प्रश्न नए बच्चे पूछते हैं कि हम कौन सा वैकल्पिक विषय ले सकते हैं, जो हमारा ग्रेजुएशन में है वो ले सकते हैं। तो यहाँ पे पहली चीज़ समझ लीजिए कि लोक सेवा आयोग, चाहे वो संघ हो चाहे राज्य हो, ये प्रतिबंध नहीं लगाता है कि आपको वही ऑप्शनल लेना है जो आपने पढ़ा है या जो आपके ग्रेजुएशन में है। पहली चीज़ एकदम स्पष्ट रही है कि आप कोई भी वैकल्पिक विषय चुन सकते हैं, और चूंकि अब वैकल्पिक विषय एक है तो ऐसी भी कोई बाध्यता नहीं है। जैसे पहले होता था कि आप राजनीति विज्ञान के साथ लोक प्रशासन नहीं ले सकते, समाज शास्त्र के साथ समाज कार्य नहीं ले सकते, वो प्रतिबंध भी समाप्त हो चुके हैं, क्योंकि ऑप्शनल अब हो गया है एक। तो एक ऑप्शनल आपका होगा, यानी वैकल्पिक विषय होगा। वैकल्पिक विषय आपको अपनी इच्छा से चयन करना है। वैकल्पिक विषय में भी 2 पेपर होंगे, ध्यान रखना है आपको, यानी कि यहाँ पे वैकल्पिक विषय के 2 पेपर होंगे, दोनों 200-200 अंकों के होंगे। तो अगर आप देखेंगे तो ये 300, 800 यानी 1100 और ये 400 मिलाकर के टोटल कितने हो गए, 1500। वैकल्पिक विषय मैंने पहले ही कहा, आप कोई भी चुन सकते हैं, आप चाहे जिस स्ट्रीम के हों। जैसे आप मान लेते हैं कि आप गणित पीसीएम ग्रुप से हैं और आप वैकल्पिक विषय के रूप में भूगोल चुन लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप आर्ट के हैं, आप कोई भी विषय चुन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी सरल मेरा ये कहने का मतलब है, या विज्ञापन ये कह रहा है कि आप कोई भी वैकल्पिक विषय चुन सकते हैं। और कौन सा वैकल्पिक विषय चुन सकते हैं, जो विज्ञापन में वर्णित है, जो विज्ञापन में वर्णित है। और यूपी पीसीएस की परीक्षाओं में वैकल्पिक विषय आपको मुख्य परीक्षा का फॉर्म भरते हुए चुनना पड़ता है। प्री में आपको वैकल्पिक विषय चुनने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है, या यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो मेरी समझ से बेसिक बातें हैं। अब 1500 का ये पेपर हुआ। अब उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि ये जो 1500 का पेपर होगा, इसमें जो प्रदर्शन आपका होगा, उस प्रदर्शन के आधार पे आप इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा, जिसको आप साक्षात्कार कह सकते हैं, व्यक्तित्व परीक्षण कह सकते हैं। और यहाँ पर भी एक चेंज हुआ है। यहाँ पे कहा गया है कि हम अब इंटरव्यू में 2 गुना बच्चों को बुलाएंगे। ये जो पिछली बार कहा गया था 12 गुना 2 गुना का एक सिद्धांत आया, पहले 18 गुना 3 गुना होता था। तो ये एक चेंज है, यानी कि इससे कटाव बढ़ेगी मेंस की निश्चित तौर पे। तो 12 गुना 2 गुना का एक नियम है, पहले 18 गुना 3 गुना होता था। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब यदि आप यहाँ पे प्रदर्शन अच्छा करते हैं, चूँकि लोक सेवा आयोग में नंबर तो पहले से पता नहीं चलते, तो आप इंटरव्यू के लिए कॉल आपकी होगी। और जो 1500 का ये आपका मुख्य परीक्षा है, और उसके बाद साक्षात्कार नए पैटर्न में घटा करके 100 नंबर का कर दिया गया है। यानी आपका जो साक्षात्कार है वो 100 नंबर का कर दिया गया है। अब साक्षात्कार जब आप दे देंगे, उसके बाद आपके प्रेफरेंस, आपके मार्क्स, इंटरव्यू के मार्क्स जुड़ करके आपका जो कैटेगरी है, यानी कि जो आरक्षण आदि सब चीज़ों को लगा करके, स्पेशल पोस्टों सबको देखते हुए आपने जो प्रेफरेंस दी है और आपके मार्क्स यदि उस कैटेगरी में या उस प्रेफरेंस के आधार पे कहीं पर आते हैं, तो आपको कोई ना कोई पोस्ट अलॉट हो जाएगी। और यदि ऐसा नहीं होता है तो आपको फिर जो है फाइनल तरीके से पोस्ट अलॉट नहीं होती है। तो ये बेसिक बातें पीसीएस से संबंधित हैं। मेरी समझ से आप समझ गए होंगे कि प्रारंभिक परीक्षा कैसे होगी, कैसे क्वालिफाई करना है, नेगेटिव मार्किंग, प्रारंभिक परीक्षा में कितने गुना क्वालिफाई कराए जाएंगे। तो प्रारंभिक परीक्षा का आपके चयन से कोई लेना देना नहीं, यानी चयन में उसका कोई रोल नहीं है, लेकिन वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो परीक्षा पास करके ही आप मुख्य परीक्षा देंगे। यानी यहाँ पे आपका चयन निर्भर करता है कि आपने मुख्य परीक्षा में कैसा प्रदर्शन किया है। 1500 मार्क्स। इंटरव्यू भी महत्वपूर्ण है, पहले बहुत महत्वपूर्ण होता था, क्योंकि पहले 200 अंक का होता था, अब ये 100 अंक का हो गया है। तो थोड़ा कम, मतलब थोड़ा सा वेटेज कब घटा है इंटरव्यू का, नहीं पहले और ज़्यादा होता था। तो 1600 अंकों में जब आपका प्रदर्शन जैसा होगा, उस आधार पे आपको सीटें अलॉट हो जाएंगी। तो ये हमारी पहली चर्चा हुई कि पीसीएस का विज्ञापन जो होता है उसमें क्या क्या आपको जानना है, कैसे फॉर्म भरना है, परीक्षा का स्वरूप क्या होता है। मेरी समझ से आप इसको समझ गए होंगे। तो ये पीसीएस परीक्षा के बारे में बेसिक मैंने आपको बता दिया है। थोड़ा इसमें संक्षिप्त और जोड़ देते हैं। जो आपका एसीएफ और आरएफओ का विज्ञापन है, उसकी प्री परीक्षा यही होगी। यदि आप उसमें क्वालिफाई होते हैं तो उसका मेंस अलग से होता है, और उसकी पुरानी व्यवस्था बनी हुई है। वहाँ अभी भी 2 ऑप्शनल होते हैं, वहाँ पे 2 पेपर ऑब्जेक्टिव होते हैं, उसको आप देख लेना। यानी कि जो आपका एसीएफ का और आरएफओ का मेंस होता है वो अलग से होता है, तो वो उनके लिए है जो विशेष तौर पे उसको क्वालिफाई करेंगे। वहाँ पे पुरानी व्यवस्था मौजूद है, यानी वहाँ पर अभी भी 2 पेपर जीएस के ऑब्जेक्टिव होते हैं, वहाँ पे 2 ऑप्शनल होते हैं। तो उसका जिनको मेंस देना हो वो देख लेंगे।
देखिए ये पहला वीडियो मेरा इसी बात पे आधारित था कि जो शंकाएं हैं वो आपकी शंकाएं ख़त्म हो जाएं। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो दूसरी चीज़ में देखिए, दूसरी श्रृंखला में हम आपको देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम कि मैंने आपको आज यूपीपीएससी के फॉर्म से संबंधित जो बातें थी, पोस्ट कौन कौन सी होती हैं, कितने चरण होते हैं, क्या होता है, ये बता दिया है। अगला वीडियो इस श्रृंखला में जब हम सब बनाएंगे तो हम उसमें ये बताएंगे कि प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस पहले आप अपने आप रख लीजिए, निकाल लीजिए, मैं अभी डाल दूंगा ग्रुप पे। तो प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस में सबसे पहले आपको दिमाग में रट जाना चाहिए, खास करके जीएस का, क्योंकि जीएस आपको प्रारंभिक परीक्षा में भी पढ़नी है और मुख्य परीक्षा में जीएस बहुत बृहद तरीके से आपको पढ़ना है। तो अगर आप अभी से आदत डाल लेंगे तो आप फायदे में रहेंगे। तो ये वीडियो तो बेसिक जानकारी पर आधारित था। अब इसके बाद हम आपको एक वीडियो बनाएंगे प्रारंभिक परीक्षा का, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कैसे करें और किस तरह से प्रारंभिक परीक्षा को क्रैक किया जाए, कैसे अधिकतम अंक सुनिश्चित किए जाएं। तो मेरे जो अनुभव हैं वो शायद आपके काम आए हैं। जैसे प्रारंभिक परीक्षाओं में कह लीजिए कि मैं बहुत अच्छा स्कोर करता रहा हूँ। जैसे पीसीएस 2016 में मेरे 165 मार्क्स थे, शायद 164 थे। अभी 2018 का जो पीसीएस हुआ था उसमें 168 अंक थे। तो कट ऑफ से बहुत सारे ज़्यादा अंक आते रहे हैं। तो मैं साझा करूंगा आपसे ये रणनीति कि कैसे आप पीसीएस में प्रारंभिक परीक्षा में अपना मार्क्स सुनिश्चित करें ताकि आप मुख्य परीक्षा के लिए जाएं, क्योंकि जब तक आप प्रारंभिक परीक्षा नहीं पास करेंगे मुख्य परीक्षा कैसे जानेंगे। तो एक वीडियो मैं भी बनाऊंगा कि प्रारंभिक परीक्षा का स्वरूप, प्रश्नों का जो क्रम है, कैसे प्रश्न आते हैं, किस विषय से कहाँ से कितने आते हैं और उनके लिए कौन कौन से स्रोत अपनाए जाएँ, कैसे मैनेज किया जाए कि प्री और मेंस का जीएस साथ साथ हम पढ़ पाएँ और प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ समझ भी बना पाएँ। तो इस पर एक वीडियो बनाएंगे। इसके बाद एक वीडियो भी हम आगे बनाएंगे, आरओ से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो एक आरओ स्पेशली इसको बना लेंगे कि इसमें कौन परीक्षा कैसे होती है, प्री परीक्षा कैसे होती है, मेंस कैसे होती है। आरओ का प्री लगभग जीएस का वही पैटर्न रहेगा, हिंदी के लिए आपको अलग से मुझे बताना पड़ेगा। तो इस पर अभी मैं दूसरे चरण में वीडियो बना लूँगा। तो फिर आप मुख्य परीक्षा जो लोग दे रहे हैं वो अपने प्रश्न भेजते जाएं कि हिंदी की तैयारी कैसे की जाए, निबंध की कैसे की जाए, जीएस के 4 पेपर हैं उनके लिए कौन कौन से स्रोत अपनाए जाएं, कैसे पढ़ा जाए। ऑप्शनल के संदर्भ में मैं आपकी ज़्यादा मदद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ऑप्शनल तो हर व्यक्ति का एक ही होता है। तो उससे संबंधित मैं आपको कुछ बहुत बता सकता हूँ। तो आज का पहला वीडियो है, इसको यहीं पर मैं समाप्त कर रहा हूँ। इसमें बेसिक जानकारियाँ मैंने दी हैं, ये खास करके नए लड़कों के लिए हैं। जो लोग मेंस लिख रहे हैं या इंटरव्यू जा रहे हैं उनको सब पता है। तो नए लड़के जो प्रश्न करते हैं अलग अलग कमेंट बॉक्स में, तो सबको व्यक्तिगत उत्तर देना संभव नहीं हो पाता है। तो इस वीडियो को ये यूट्यूब पे पड़ा रहेगा, आप इसको आसानी से देख सकते हैं और सारी जानकारी जुटा सकते हैं।